वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। हम पढ़ रहे थे क्लास 7 की साइंस की एनसीईआरटी का थर्ड चैप्टर फाइबर टू फैब्रिक। हमने इस चैप्टर के फर्स्ट पार्ट में पढ़ा कि जो नेचुरल फाइबर्स हैं जो हमें एनिमल से ऑब्टेन होते हैं वो किस तरीके से मिलते हैं। हमने दो सोर्स के बारे में पढ़ने की कोशिश की है इस चैप्टर में। फर्स्ट सोर्स एनिमल्स के फ्लीस से, यानी एनिमल्स की बॉडी पे जो हेयर्स होते हैं उससे किस तरीके से हम फाइबर बनाते हैं, वुलन फाइबर ऑब्टेन करते हैं। और नेक्स्ट पार्ट में हम कवर करेंगे कि किस तरीके से हम सिल्क वॉर्म से सिल्क प्रिपेयर करते हैं। सो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है सिल्क। उससे पहले की एक्टिविटी एक बार पढ़ लेते हैं। डिबेट अमंग योर क्लासमेट्स वेदर इट इज फेयर ऑन द पार्ट ऑफ ह्यूमंस टू रियर शीप एंड देन चॉप ऑफ देयर हेयर फॉर गेटिंग वूल। मतलब इस एक्टिविटी में कहा है कि अपने क्लासमेट्स के साथ एक डिबेट करें, एक बहस करें जिसमें इस चीज़ पर डिस्कशन करें क्या ये ह्यूमंस के लिए सही है कि शीप्स को पालना और उसके बाद उनकी बॉडी के हेयर्स को चॉप ऑफ कर देना, उन्हें रिमूव कर देना, शेव कर देना सिर्फ वूल के लिए। हाँ, इसमें ऐसा कोई इनजस्टिस नहीं है क्योंकि जो शीप्स हैं उनको इस चीज़ से कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, बजाय इसके कि वो रिलीफ फील करते हैं जब उनके बॉडीज़ के हेयर्स रिमूव किए जाते हैं। तो सो नेक्स्ट टॉपिक इज 3.2 सिल्क। सिल्क फाइबर्स आर ऑल्सो एनिमल फाइबर्स। सिल्क फाइबर भी एनिमल फाइबर ही है। सिल्क वॉर्म्स स्पिन द सिल्क फाइबर्स। सिल्क फाइबर्स को कौन बनाता है? सिल्क वॉर्म। सिल्क वॉर्म कीड़ा होता है सिल्क का। इसके बारे में हम आगे अच्छे से पढ़ेंगे। द रेयरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म्स फॉर ऑब्टेनिंग सिल्क इज कॉल्ड सेरीकल्चर। सिल्क के ऑब्टेनिंग के लिए, सिल्क प्राप्त करने के लिए जो सिल्क वॉर्म को रेयर किया जाता है, पाला जाता है, उस प्रोसेस को सेरीकल्चर कहते हैं। फाइंड आउट फ्रॉम योर मदर, आंट, ग्रैंडमदर द काइंड ऑफ सिल्क साड़ीज दे हैव। लिस्ट द काइंड्स ऑफ सिल्क। कुछ नहीं, इसमें बताया गया है कि अपनी मदर या फिर आंट या फिर ग्रैंड मदर की जो अलग अलग तरीके की सिल्क की साड़ियाँ हैं उनको कलेक्ट करें और ये ढूंढने की कोशिश करें कि किस किस तरीके की सिल्क होती हैं। बेसिकली सिल्क के टाइप्स के बारे में जानने को कहा गया है। बिफोर वी डिस्कस द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग सिल्क, इट इज़ नेसेसरी टू नो द इंटरेस्टिंग लाइफ हिस्ट्री ऑफ द सिल्क मॉथ। जो सिल्क बनने का प्रोसेस है, सिल्क जैसे हमें ऑब्टेन होता है, उस प्रोसेस को जानने से पहले ये जानना ज़्यादा ज़रूरी है कि सिल्क मॉथ जो है, सिल्क को बनाने वाला जो कीड़ा है, उसकी लाइफ हिस्ट्री क्या है, किस तरीके से उसकी लाइफ की शुरुआत होती है और लाइफ के किस स्टेज में वो सिल्क प्रोड्यूस करता है। सो लाइफ हिस्ट्री ऑफ सिल्क मॉथ। अब हम पढ़ेंगे सिल्क मॉथ की लाइफ हिस्ट्री। द फीमेल सिल्क मॉथ लेज एग फ्रॉम विच हैच लार्वे विच आर कॉल्ड कैटरपिलर्स और सिल्क वॉर्म्स। जो फीमेल सिल्क मॉथ होती है वो अंडे देती है और जब उसके अंडे हैच होते हैं, टूटते हैं, तो उसमें से लार्वा निकलता है, मीन्स एक छोटा बच्चा निकलता है जिसे कैटरपिलर या फिर सिल्क वॉर्म कहते हैं। They grow in size, and when the caterpillar is ready to enter the next stage of its life history called pupa, it first weaves a net to hold itself. और जब वो लार्वा बड़ा होता है और जिसे हम कैटरपिलर भी कहते हैं, जब वो बड़ा होता है और अपनी लाइफ की अगली स्टेज में प्रवेश करने वाला होता है जिसे प्यूपा कहते हैं, उससे पहले ही वो अपनी बॉडी के चारों तरफ एक नेट बुनता है, एक जाल बुनता है, ताकि वो अपने आप को होल्ड कर सके और नेक्स्ट स्टेज में अपने आप को तब्दील कर सके। देन इट स्विंग्स इट्स हेड फ्रॉम साइड टू साइड इन द फॉर्म ऑफ फिगर ऑफ 8। और तब वो क्या करता है कि अपने हेड को, अपने सिर को साइड टू साइड मूव करता है 8 के फिगर की तरह। जिस तरीके से 8 बना होता है, इसी तरीके से अपने हेड को वो मूव करता है। During these movements of the head, the caterpillar secretes fiber made of a protein. और जो वो हेड का मूवमेंट करता है उस दौरान वो अपने अंदर से एक फाइबर, एक थ्रेड सेक्रीट करता है, निकालता है, जो कि प्रोटीन का बना होता है। और जब तक वो उसकी बॉडी में होता है तब तक वो सॉफ्ट होता है और बाहर निकलने के बाद जैसे ही वो एयर के कांटेक्ट में आता है तो वो स्ट्रांग हो जाता है और वही सिल्क फाइबर होता है। Soon the caterpillar completely covers itself by silk fibers and turns into pupa. और जल्दी ही जो कैटरपिलर है वो अपने आप को सिल्क फाइबर से कवर कर लेता है और फिर खुद को प्यूपा में कन्वर्ट कर लेता है अपने लाइफ के नेक्स्ट स्टेज में। दिस कवरिंग इज नोन एज कोकून। और जो उसकी चारों तरफ बॉडी की कवरिंग होती है सिल्क फाइबर्स की, उसे कोकून कहते हैं। द फर्दर डेवलपमेंट ऑफ द प्यूपा इनटू मॉथ कंटिन्यूज इनसाइड द कोकून।
और जो प्यूपा के बाद की लाइफ की स्टेज है मॉथ यानी एक प्रॉपर एडल्ट सिल्क मॉथ की स्टेज, वो उस कोकून के अंदर ही डेवलप करता है। सिल्क फाइबर्स आर यूज्ड फॉर वीविंग सिल्क क्लॉथ, और इन्हीं सिल्क फाइबर्स का इस्तेमाल होता है सिल्क क्लॉथ को वीव करने में, बुनने में। Can you imagine that the soft silk yarn is as strong as a comparable thread of steel? क्या तुम ऐसा इमेजिन कर सकते हो कि जो सॉफ्ट सिल्क यार्न है यानी सिल्क का इतना मुलायम धागा एक स्टील के धागे से भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो सकता है या उसके बराबर ही स्ट्रॉन्ग हो सकता है। द सिल्क यार्न इज ऑब्टेन फ्रॉम द कोकून ऑफ द सिल्क मॉथ। जो सिल्क यार्न है वो सिल्क मॉथ के कोकून से ऑब्टेन होता है, हमने ऊपर पढ़ लिया है। There is a variety of silk moths which look very different from one another, and the silk yarn they yield is different in texture, coarse, smooth, shiny, etc. अब जानने की बात यह है कि सिल्क मॉथ्स की भी अलग अलग वेराइटीज़ होती है, अलग अलग स्पीशीज़ होती है, और वो इसी के अकॉर्डिंग अलग अलग तरीके के सिल्क यार्न प्रोड्यूस करते हैं। इसकी वजह से जो कुछ सिल्क हैं वो कोर्स होते हैं, थोड़े हार्ड होते हैं, कुछ बहुत स्मूथ होते हैं, कुछ बहुत शाइनी होते हैं। ये डिपेंड करता है कि किस तरीके के सिल्क मॉथ का वो सिल्क है। दस तसार सिल्क, मूंगा सिल्क, कोसा सिल्क एक्सेट्रा आर ऑब्टेन फ्रॉम कोकून्स स्पन बाय डिफरेंट टाइप्स ऑफ मॉथ। ये जो टाइप्स है सिल्क की अलग अलग, ये अलग अलग तरीके की सिल्क मॉथ्स के कोकून से बना हुआ है। द मोस्ट कॉमन सिल्क मॉथ इज़ द मलबरी सिल्क मॉथ। जो ज़्यादा कॉमन है, बहुत ही जाना माना जाता है सिल्क मॉथ का कीड़ा, वो है मलबरी सिल्क मॉथ। द सिल्क फाइबर फ्रॉम द कोकून ऑफ दिस मॉथ इज सॉफ्ट, लश्रस एंड इलास्टिक एंड कैन बी डाइड इन ब्यूटीफुल कलर्स। जो सिल्क फाइबर इस सिल्क मॉथ के कोकून से ऑब्टेन होता है वो बहुत ही सॉफ्ट होता है, बहुत ही लश्रस मीन्स शाइनी होता है, और बहुत ही ज़्यादा इलास्टिक भी होता है, और उसे अलग अलग डिफरेंट कलर्स में, खूबसूरत कलरों में उसे चेंज किया जा सकता है। सेरीकल्चर or culture of silkworms is a very old occupation in India. India produces plenty of silk in a commercial scale, on a commercial scale. जो सेरीकल्चर है, हमने ऊपर ही पढ़ा है सेरीकल्चर, सिल्क मॉथ की फार्मिंग को सेरीकल्चर कहते हैं। बड़े स्केल पर जो किया जाता है प्रोडक्शन के लिए, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के लिए, उसे सेरीकल्चर कहते हैं। या फिर जो कल्चर है सिल्कवर्म का, बात वही है, सिल्कवर्म को पालने का जो प्रोसेस है वो भारत का बहुत ही पुराना ऑक्यूपेशन है, मतलब पुराना धंधा है। इंडिया प्रोड्यूसेस प्लेंटी ऑफ सिल्क ऑन अ कमर्शियल स्केल। भारत में बहुत ही प्रचुर मात्रा में सिल्क का उत्पादन होता है वाणिज्यिक स्केल पर, यानी इंडस्ट्रियल स्केल पर। कुछ नहीं, ये 3 एक्टिविटीज़ हैं, जस्ट इसको पढ़ लेते हैं, कुछ खास नहीं है इसमें। कलेक्ट पीसेस of silk cloth of various types and paste them in your scrapbook. You can find them in a tailor's shop among the heap of waste cut pieces. इसमें बस ये कहा गया है कि अलग अलग तरीके के जो सिल्क के वेराइटीज़ हैं उनको कलेक्ट करें और अपनी स्क्रैप बुक में उन्हें चिपकाएं। Take help of your mother, aunt or teacher and identify the type of silk such as mulberry silk, जार silk, एरी silk, मूंगा silk। ये सब टाइप्स हैं सिल्क की, 1 मार्क में आ सकता है एग्जाम्पल के तौर पर कि सिल्क की क्या क्या टाइप्स हैं। So compare the texture of these silks with that of artificial silk pieces which contain synthetic fibers. Try and collect pictures of different moths whose caterpillars provide the various types of silk. इसमें कहा गया है कि अपने मदर या फिर अपने आंट की हेल्प से अलग अलग तरीके के सिल्क को आइडेंटिफाई करें और फिर उन्हें कंपेयर करें आर्टिफिशियल सिल्क से, कि उनके जो फाइबर्स हैं वो किस तरीके से डिफरेंट हैं एक दूसरे से, और डिफरेंट पिक्चर्स कलेक्ट करें डिफरेंट कैटरपिलर्स की, जिनके द्वारा अलग अलग तरीके के सिल्क प्रोड्यूस किए जाते हैं। एक्टिविटी 3.6 टेक एन आर्टिफिशियल सिंथेटिक सिल्क थ्रेड एंड ए प्योर सिल्क थ्रेड. Burn these threads carefully. Did you notice any difference in the smell while burning? इसमें कहा गया है कि एक आर्टिफिशियल सिल्क का धागा लें और एक प्योर सिल्क का, दोनों को बर्न करें बहुत ही ध्यान से और नोटिस करें कि उनकी स्मेल में कोई डिफरेंस है। Did it smell? Now burn a वोलन फाइबर केयरफुली। अब कहा गया है कि एक ऊनी फाइबर को यानी ऊन के धागा को बहुत ध्यान से जलाएं और उसकी स्मेल को महसूस करें, क्या उसकी स्मेल कुछ अलग है। डिड इट स्मेल लाइक बर्निंग ऑफ आर्टिफिशियल सिल्क और दैट ऑफ प्योर सिल्क? क्या वो जो वोलन फाइबर है वो बर्न करने के बाद आर्टिफिशियल सिल्क की तरह स्मेल करता है या फिर प्योर सिल्क की तरह? कैन यू एक्सप्लेन वाई? ये एक्टिविटी है, करके देखना, अगर टाइम मिले तो, इतनी खास इंपॉर्टेंट नहीं है।
Activity 3.7 Photocopy figure 3.9 Cut out pictures of the stages of the life history of silk moth and paste them on pieces of cardboard or chart paper. Jumble them. Now try to arrange the stages in the correct sequence in a cyclic form. Whoever does it fastest wins. इसमें कुछ नहीं है, एक बेसिक मोटिव है. कहा गया है कि फिगर 3.9 को याद करना है. इसमें कहा गया है कि 3.9 फिगर को फोटोकॉपी कराएं, उनके लाइफ स्टेजेस को अलग अलग काटें, फिर उनको मिक्स करके एक जंबल फॉर्म में कर लें और कौन उसे सही तरीके से सबसे जल्दी अरेंज कर पाता है. You may also describe the life history of in your own words. Write down in your scrapbook. और इसके बाद क्या करना है कि जो सिल्क मॉथ की लाइफ हिस्ट्री है उसे अपने शब्दों में एक्सप्लेन करें. ये कई बार क्वेश्चन भी आता है और इसको एज अ आंसर भी कर सकते हैं. In India, women are significantly involved in various kinds of industries related to silk production. भारत में जो महिलाएं हैं वो सिल्क प्रोडक्शन की अलग अलग तरीके की इंडस्ट्रीज में इन्वॉल्व हैं. These are rearing of silkworms, reeling of silk from cocoons and processing of raw silk into fabrics. ये जो वुमेन्स इन्वॉल्व हैं सिल्क इंडस्ट्रीज़ में वो क्या क्या काम करती हैं. कुछ करती हैं रियरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म्स यानी सिल्क वॉर्म का पालन पोषण, और नेक्स्ट है कि रीलिंग ऑफ सिल्क फ्रॉम कोकून्स, जो वो कोकून अपने चारों तरफ बना लेता है उससे सिल्क वॉर्म को अलग करना. और नेक्स्ट है प्रोसेसिंग ऑफ रॉ सिल्क इनटू फैब्रिक, जो रॉ सिल्क है कच्चा सिल्क है उसे किस तरीके से फैब्रिक में कपड़े में कन्वर्ट करना है, इसके प्रोसेसिंग में वुमेन्स वर्क करती हैं. बाय देयर एंटरप्राइज दे कंट्रीब्यूट टू द नेशंस इकोनॉमी, उनके इस एंटरप्राइज से वो नेशन के इकोनॉमी में राष्ट्र की अर्थव्यवस्था में योगदान देती हैं. चाइना लीड्स द वर्ल्ड इन द सिल्क प्रोडक्शन, दुनिया में सबसे ज़्यादा जो सिल्क प्रोडक्शन करता है वो चाइना करता है. इंडिया ऑल्सो रैंक्स अमंग द लीडिंग सिल्क प्रोड्यूसिंग कंट्रीज़, इंडिया भी जो अग्रसर सिल्क की उत्पादन करने वाली कंट्रीज़ हैं उनमें शामिल होता है. अब हम पढ़ेंगे, अभी तक तो हमने सिल्क वॉर्म के लाइफ की स्टोरी पढ़ा, हिस्ट्री पढ़ा, और अब हम पढ़ेंगे कि किस तरीके से जो फाइबर है कोकून उससे सिल्क बनता है. फॉर ऑब्टेनिंग सिल्क moths are reared and their cocoons are collected to get silk threads. ऊपर पढ़ी है हमने यही बात. सिल्क प्राप्त करने के लिए हम जो सिल्क मॉथ्स हैं उनको रेयर करते हैं, उनको पालते हैं और फिर उनके कोकून्स को कलेक्ट करते हैं सिल्क के धागे के लिए. रेयरिंग सिल्क वॉर्म्स, पहला प्रोसेस सिल्क वॉर्म को पालना. ए फीमेल सिल्क मॉथ लेज hundreds of eggs at a time. The eggs are stored carefully on strip of cloth or paper and sold to silkworm farmers. जो फीमेल सिल्क मॉथ है एक समय पे लगभग 100 अंडे देती है और जो उनके एग्स हैं उन्हें बड़े ही ध्यान से किसी पट्टी पर, कपड़े की या फिर पेपर की पट्टी पर स्टोर किया जाता है और फिर उसे सिल्कवर्म के फार्मर्स को बेचा जाता है जो सिल्कवर्म की रेयरिंग करते हैं, उनका पालन करते हैं. द फार्मर्स keep eggs under hygienic conditions and under suitable conditions of temperature and humidity. जो वो फार्मर्स हैं वो उन एग्स को बहुत ही हाइजीनिक कंडीशंस में रखते हैं, मतलब साफ़ सफाई से रखते हैं और एक ऐसा सूटेबल एक नॉर्मल टेम्परेचर रखते हैं और ह्यूमिडिटी भी एवरेज रखते हैं. द एग्स आर वार्म टू अ सूटेबल टेम्परेचर फॉर द लार्वा टू हैच फ्रॉम एग्स, और उन एग्स को हल्का गर्म किया जाता है, एक मीडियम टेम्परेचर दिया जाता है जिस टेम्परेचर पे जो लार्वे हैं उससे हैच करके बाहर आ सकें. दिस इज़ डन व्हेन मलबरी ट्रीज बियर अ फ्रेश क्रॉप्स ऑफ लीव्स, और ये तब किया जाता है जब जो मलबरी ट्रीज होते हैं उन पे ताज़ी ताज़ी पत्तियाँ आई होती हैं. द लार्वे कॉल्ड कैटरपिलर्स और सिल्कवॉर्म्स ईट डे एंड नाइट एंड इंक्रीज इनॉर्मसली इन साइज, और ऐसा इसलिए करते हैं कि जो फ्रेश ट्रीज होती हैं मलबरी के फ्रेश लीव्स होती हैं मलबरी के ट्रीज़ पर, उन लीव्स को लार्वे दिन रात खाते हैं और अपने साइज़ को इंक्रीज़ करते हैं, जल्दी से बड़े होते हैं. लार्वे जिन्हें हम कैटरपिलर्स और सिल्कवॉर्म भी कहते हैं. फिगर 3.10 रियरिंग सिल्कवॉर्म्स. ए फीमेल सिल्कवॉर्म मॉथ विद एग्स, इसमें दिखाया गया है फीमेल सिल्कवॉर्म मॉथ को एग्स के साथ. नेक्स्ट दिखाया है मलबरी ट्री जिस पर ये रहते हैं और ये मलबरी के लीव को जूम करके दिखाया है. नेक्स्ट है लार्वा कैटरपिलर या फिर सिल्कवॉर्म फीडिंग ऑन मलबरी लीव्स, मलबरी के लीव्स पे जो लार्वा है या फिर कैटरपिलर कह लें या सिल्कवॉर्म कह लें वो मलबरी के लीव्स पे फीड कर रहे हैं, मतलब खा रहे हैं. नेक्स्ट है कोकून्स इस तरीके का अपने चारों तरफ वो जो एक जाल सा डेवलप करते हैं वो कुछ इस तरीके का होता है.
The larvae are kept in clean bamboo trays along with freshly chopped mulberry leaves. जो ये लार्वे होते हैं उन्हें साफ सुथरे बैम्बू ट्रेज में, बांस की ट्रेज में रखा जाता है, फ्रेशली चॉप्ड मलबरी लीव्स के साथ, ताज़ी कटी हुई मलबरी की पत्तियों के साथ. After 25 to 30 days, the caterpillars stop eating and move to a tiny chamber of bamboo in the tray to spin cocoons. 25 से 30 दिन तक उन लीव्स को खाने के बाद जो कैटरपिलर्स हैं वो खाना रोक देते हैं और बैम्बू के एक छोटे से चैम्बर में चले जाते हैं, किसी किनारे में चले जाते हैं उस बांस की ट्रे के, ताकि वो अपने कोकून्स को स्पिन कर सकें, बुन सकें. Small racks or twigs may be provided in the trays to which cocoons get attached. और जो ये ट्रेज होती हैं बैम्बू की, इनमें कुछ छोटी छोटी रैक्स या फिर टहनियाँ, ट्विग्स लगा दी जाती हैं जिसके सहारे जो कैटरपिलर्स हैं वो अपने कोकून्स को तैयार कर सकें. The caterpillar or silkworm spins the cocoon inside which develops the silk moth. और जो कैटरपिलर या फिर सिल्कवर्म कह लें, अपने कोकून को स्पिन कर रहे होते हैं, बुन रहे होते हैं, उसी के अंदर अंदर वो अपनी नेक्स्ट स्टेज में भी जा रहे होते हैं जो कि है सिल्क मॉथ की स्टेज. प्रोसेसिंग सिल्क. A pile of cocoon is used for obtaining silk fibers. सिल्क फाइबर्स बनाने के लिए कोकून्स जो डेवलप करता है सिल्कवर्म अपने चारों तरफ, उसका बहुत ही बड़ा ढेर चाहिए होता है. एक कोकून से तो हम सिल्क फाइबर बनाने चलेंगे नहीं, सो बहुत बड़ा एक स्टॉक चाहिए होता है. द कोकून्स आर केप्ट अंडर द सन और बॉइल्ड और एक्सपोज टू स्टीम. जो कोकून्स होते हैं उन्हें या तो धूप की रोशनी में रखा जाता है या फिर उन्हें बॉयल किया जाता है, उबाला जाता है, या फिर उन पर थोड़ी स्टीम लगाई जाती है ताकि वो स्ट्रॉन्गर हार्ड हो सके. हमने पढ़ा था ऊपर ही कि वो एयर के कांटेक्ट में आते ही स्ट्रॉन्ग होना शुरू हो जाता है. द सिल्क फाइबर्स सेपरेट आउट. द प्रोसेस ऑफ टेकिंग आउट थ्रेड्स फ्रॉम द कोकून फॉर यूज एज सिल्क इज कॉल्ड रीलिंग द सिल्क. जो सिल्क फाइबर है उसके बाद सेपरेट आउट होता है, अलग अलग होता है एक दूसरे से, और जो ये प्रोसेस है कोकून से थ्रेड को अलग करने का, द प्रोसेस ऑफ टेकिंग आउट थ्रेड्स फ्रॉम द कोकून फॉर यूज एज अ सिल्क, सिल्क की तरह इस्तेमाल करने के लिए उसे कहते हैं रीलिंग द सिल्क. रीलिंग इज डन इन स्पेशल मशीन्स विच अनविंड द थ्रेड्स और फाइबर्स ऑफ सिल्क फ्रॉम द कोकून. रीलिंग एक स्पेशल मशीन के ज़रिए होती है जो कि अनविंड करती है, अलग अलग करती है थ्रेड्स या फिर फाइबर्स को सिल्क के कोकून से. सिल्क फाइबर्स आर देन स्पन इनटू सिल्क थ्रेड्स. उसके बाद सिल्क के जो फाइबर्स हैं, रेशे हैं, उन्हें काटा जाता है, स्पन किया जाता है सिल्क थ्रेड्स में, सिल्क के धागों में, विच आर वोवन इनटू सिल्क क्लॉथ बाय वीवर्स. और उसके बाद उससे सिल्क क्लॉथ्स तैयार किया जाता है वीवर्स के द्वारा, यानी बुनकरों के द्वारा. ऊपर एक छोटी सी स्टोरी थी डिस्कवरी ऑफ सिल्क के बारे में. द एग्जैक्ट टाइम ऑफ डिस्कवरी ऑफ सिल्क इज़ परहैप्स अननोन. जो सही समय है सिल्क की डिस्कवरी का वो अननोन है, यानी नहीं किसी को एग्जैक्ट तरीके से पता है कि कब इसकी डिस्कवरी हुई. अकॉर्डिंग टू एन ओल्ड चाइनीज लेजेंड, द एम्प्रेस शी लुंगची वॉज आस्क्ड बाय द एम्परर होंग टी to find the cause of the damaged leaves of mulberry trees growing in their garden. एक पुरानी लेजेंड है, एक कथा है, चाइनीज़ कथा है, जिसमें स्टोरी ये है कि जो एम्प्रेस महारानी शेलोंगची थी, उनको उनके महाराज एम्परर ने, उनके राजा हुआंगटी ने कहा कि एक कारण ढूंढो किस वजह से जो मलबरी ट्रीज़ हैं उनके गार्डन्स की, उनकी पत्तियां डैमेज हो रही हैं. हमने पढ़ा कि जो सिल्क मॉथ है वो मलबरी लीव्स पर ही फीड करते हैं, यानी मलबरी लीव्स को ही खाते हैं. और इस स्टोरी में बताया गया है कि एम्परर को ये जानना था कि जो उसके गार्डन के मलबरी ट्रीज़ हैं उसकी पत्तियां क्यों डैमेज हो रही है और कैसे डैमेज हो रही हैं. द एम्प्रेस फाउंड वाइट वॉर्म्स ईटिंग अप मलबरी लीव्स. जो एम्प्रेस थी महारानी, उसने पाया कि जो मलबरी ट्रीज़ हैं उनकी पत्ती पे वाइट कलर के कीड़े हैं, वही पत्तियां खा रहे हैं. She also noticed that they are spinning shiny cocoons around them. उसने यह भी नोटिस किया कि जो ये कीड़े हैं अपने चारों तरफ शाइनी, चमकदार कोकून स्पिन कर रहे हैं, बुन रहे हैं. Accidentally, a cocoon dropped into her cup of tea and a tangle of delicate thread separated from the cocoon. और अचानक से क्या हुआ कि एक कोकून उसके चाय के कप में आ गिरा, और फिर क्या हुआ कि जो सिल्क के डेलिकेट धागे हैं, नाजुक से धागे हैं, वो सेपरेट होना शुरू हो गए कोकून से.
हमने ये प्रोसेस ऊपर ही पढ़ा है कि जो कोकून्स हैं उसको सिल्क के फाइबर्स में कन्वर्ट करने के लिए उसे एक गर्म पानी में उबाला जाता है या फिर स्टीम दिया जाता है, उसे भाप दिया जाता है। तो ये चीज़ यहाँ अचानक सी हो गई क्योंकि चाय गर्म थी और उसमें जब कोकून गिरा तो वो ऑटोमेटिकली ही सेपरेट होने लग गया उसका थ्रेड। Silk industry began in China and was kept a closely guarded secret for hundreds of years. ये स्टोरी पूरी तरीके से सही है या नहीं है हम इसकी गारंटी नहीं ले सकते क्योंकि ये कथा है, लेजेंड कहा गया है इसको, बट ये चीज़ ट्रूली है, ये चीज़ एकदम सच है कि जो सिल्क की इंडस्ट्री है वो चाइना में ही सबसे पहले इस्टेब्लिश की गई। और ये भी बात है कि चाइना ने इसको 100 साल तक सीक्रेट गार्डेड यानी बहुत ही छुपा के सुरक्षित करके रखा, दुनिया के किसी भी हिस्से में किसी को भी इसकी टेक्निक नहीं जानने दिया। Later on, traders and travelers introduced silk to other countries. बाद में जो व्यापारीज हुए और ट्रैवलर्स यात्री हुए, उन्होंने इस सिल्क की टेक्निक को दुनिया के अलग देशों तक फैलाया और जिस रूट के थ्रू ये ट्रेडर्स और ट्रैवलर्स ट्रेवल किए उसे आज भी सिल्क रूट के नाम से ही जाना जाता है। सो अब हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।